अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, वो है हमारा क्लास 12th की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है, आपके स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, द सॉलिड स्टेट। तो इस चैप्टर को मैं आपको एनसीईआरटी बुक प्रेफर करूंगी और जो टॉपिक्स है उनके सारे डेफिनेशन बहुत अच्छे से क्लियर करूंगी और लाइन बाय लाइन आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगी सरल शब्दों में, ताकि आप अपने सॉलिड स्टेट और केमिस्ट्री के साथ बहुत अच्छे से तैयारी करके बोर्ड में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। साथ ही साथ मेरा फोकस उस पर भी होगा कि बोर्ड में सॉलिड स्टेट चैप्टर से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है वो है हमारा यूनिट 1 क्लास 12 की केमिस्ट्री का, यानी पहला अध्याय, फर्स्ट चैप्टर, दैट इज सॉलिड स्टेट। वी आर मोस्टली सराउंडेड बाई सॉलिड एंड वी यूज देम मोर ऑफन देन लिक्विड एंड गैस। हम जो है अपनी सराउंडिंग में बहुत सारे डिफरेंट टाइप के सॉलिड्स को देखते हैं और हम ज्यादा से ज्यादा सॉलिड से सराउंडेड हम, इनफैक्ट अगर कंपेयर करें तो लिक्विड एंड गैसेस की अपेक्षा। फॉर डिफरेंट एप्लीकेशन वी नीड सॉलिड विथ widely different properties. These properties depend upon the nature of constituent particle and binding force operating between them. जो हमारे solids हैं डिफरेंट प्रकार के, तो उसमें जो पार्टिकल्स का जो अट्रैक्शन फोर्स होता है और उनकी जो बाइंडिंग फोर्स होती है, तो हर सॉलिड में अलग अलग होती है, जिसके कारण हर सॉलिड की प्रॉपर्टी भी वेरी करती है। Therefore, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड इज इम्पॉर्टेंट। इसीलिए जो सॉलिड के स्ट्रक्चर का हमें अध्ययन करना बहुत जरूरी होता है। द कोरिलेशन बिटवीन structure and properties help in discovering new solid material with desired properties like high temperature, superconductor, magnetic materials, biodegradable polymer for packing, biocomplements, solid for surgical implement etc. जब हम solid states के उसमें किस प्रकार का फोर्स एक्शन कर रहा है, उसके स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में डिटेल्स से जानकारी ले लेते हैं, तो हमारे लिए बहुत ही यूजफुल हो जाता है टू डिस्कवरिंग न्यू सॉलिड मटेरियल such as superconductor, magnetic material, etc. For our earlier study, we know that liquid and gases are called fluids. Liquid और gases को fluid बोला जाता है because they have ability to flow. उनके पास फ्लो करने की एबिलिटी होती है, इसलिए लिक्विड और गैसेस को हम लोग फ्लूइड्स भी बोलते हैं फ्रेंड्स। आई होप कि अभी तक जो मैं लाइन बाय लाइन आपको क्लियर कर रही हूँ तो ये आपके लिए बहुत आसान होगा और आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो जब हम नेक्स्ट लाइन की तरफ मूव करते हैं फ्रेंड्स, द फ्लूइडिटी इन बोथ ऑफ दिस स्टेट इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू मूव अबाउट। लिक्विड और गैस जो उनकी एबिलिटी होती है फ्लो करने की, वो इसलिए होती है क्योंकि उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में दे आर फ्री टू मूव अबाउट, मतलब इतना इंटर पार्टिकल स्पेस होता है कि दे आर फ्री टू मूव अबाउट, वो मूव कर सकते हैं अगर हम तुलना करें सॉलिड की अपेक्षा। तो ऑन द कॉन्ट्रेरी, द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन सॉलिड हैव फिक्स्ड पोजीशन, कैन ओनली ऑसिलेट अबाउट देयर मीन पोजीशन। तो लिक्विड और गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो फ्री टू मूव करने के लिए फ्री होते हैं, और सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो इतने ज्यादा क्लोजली टाइट पैक्ड होते हैं और इंटर पार्टिकल्स में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो इतना ज्यादा होता है, जिसके कारण वो सिर्फ अपने मीन पोजीशन पर ऑसिलेट ही कर पाते हैं। दिस एक्सप्लेन द रिजिडिटी इन सॉलिड, और इसी प्रॉपर्टी के कारण क्या होता है, सॉलिड रिजिड होते हैं। इन क्रिस्टलाइन सॉलिड द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज इन रेगुलर पैटर्न। तो यहाँ एक नया टर्म आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड, यानी कि ऐसा सॉलिड जिसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो अरेंज होते हैं, एक रेगुलर पैटर्न फॉर्म करते हैं। इन दिस यूनिट, इस चैप्टर यानी इस यूनिट के अंतर्गत, वी शैल डिस्कस डिफरेंट पॉसिबल अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स रिजल्टिंग इन सर्वल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। हम डिफरेंट पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड और उनके स्ट्रक्चर के बारे में विस्तार से जानकारी लेंगे। The correlation between the nature of interaction within the constituent particle and several properties of solid will also explored. तो जो correlation होता है, जो particles होते हैं solid के और उनका क्या nature होता है, उसे भी हम बहुत विस्तार से समझेंगे। How these properties of solid will be explored. How these properties get modified due to the structural imperfection of by the presence of impurities in minute amount would ऑल्सो भी डिस्कस। और जो सॉलिड होता है, सॉलिड स्टेट, उसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उसमें कुछ इम्प्यूरिटीज भी होती हैं, तो उसके बारे में भी हम डिटेल से इस चैप्टर के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट टॉपिक,
स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट। जो सॉलिड स्टेट की जनरल प्रॉपर्टीज होती हैं, उनकी जो विशेषताएं होती हैं, जो सारे सॉलिड्स में कॉमन होती हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। तो इन क्लास 11th यू हैव लर्न दैट मैटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट नेमली। तो क्लास 11th के बेसिक नॉर्मल क्लासेस में भी आपने जाना है कि जो मैटर्स होते हैं वो 3 स्टेट में डिवाइडेड हमने किया है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। Under a given set of condition of temperature and pressure, which of these would be the most stable state of a given substance depend upon the net effect to opposing factors। जो state of matter होते हैं solid, liquid and gas, वो उनमें जो ये properties होती है solid, liquid, gas की, वो 2 opposite factors के कारण होती है। जो पहला हमारा properties है फ्रेंड्स, वो है intermolecular force tend to keep the molecules or atoms और ion closure। जो intermolecular force होता है, हम सभी जानते हैं कि जो सॉलिड, लिक्विड और गैस के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो उसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से आप समझे। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है मैटर के पार्टिकल्स के बीच में, वो एटम्स हो या फिर आयन हो, वो उन्हें क्लोज करता है, मतलब उन्हें बाइंड करने की टेंडेंसी रखता है। वेयरएज थर्मल एनर्जी टेंड टू कीप देम अपार्ट बाय मेकिंग देम मूव फास्टर। और सेकेंड जो अपोजिट प्रॉपर्टीज है, कैरेक्टरिस्टिक्स आप कहें, तो वो है थर्मल एनर्जी। जो मैटर के पार्टिकल्स हैं उनके पास जो उनकी थर्मल एनर्जी होती है, वो उन्हें अपार्ट करती है, वो उन्हें मूव करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करती है। थर्मल एनर्जी हम उन्हें जितना ज्यादा प्रोवाइड करेंगे, मैटर्स के पार्टिकल्स उतने ज्यादा काइनेटिक मोशन में आ जाएंगे। एज फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आइस को लें, जो वाटर का आपका सॉलिड स्टेट है, तो अगर आप उसे गर्म करें तो वो बर्फ से अब आपका लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा वाटर के। तो यानी कि हमने उसे थर्मल एनर्जी जो प्रोवाइड की, तो सॉलिड स्टेट में जो आइस था और उसके जो इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स था, उसे जो उसके पार्टिकल्स थे उसे थर्मल एनर्जी मिली और वो मूव करने लगे और उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और एनर्जी के कारण वो अब आपका सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने लगे। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि जो मैटर्स हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो बेसिकली 2 अपोजिंग फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। पहला हो गया इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, और दूसरा आपकी बुक में है जो है थर्मल एनर्जी। नाउ come on the next line please. At sufficiently low temperature, the thermal energy is low and the intermolecular force bring them so close that they cling to one another and occupy fixed position। जब फ्रेंड्स टेम्परेचर कम होता है तो थर्मल एनर्जी भी कम होती है और इसके कारण जो मैटर्स के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो इतना सफिशिएंट होता है कि वो मैटर के पार्टिकल्स को एक दूसरे से बाइंड करके एक क्लोज फिक्स पोजीशन में उन्हें दे। These can still oscillate about their mean position and the substance exit in solid state। तो इस कारण जो पार्टिकल्स हैं वो मोर फ्रीली मूव नहीं कर पाते हैं, वो अपने मीन पोजीशन पे ही सिर्फ ऑसिलेट कर पाते हैं और जो सबस्टांस होता है इस कारण सॉलिड स्टेट का होता है। द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ द सॉलिड स्टेट। ये जो आपके स्क्रीन पे 4 कैरेक्टरिस्टिक्स दिख रही है सॉलिड स्टेट की, ये आप जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है जो आप जूनियर क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं और आप इससे भली भांति अवगत हैं। फिर भी एक बार आइए रिवीजन कर लेते हैं इसे। तो जो हमारा सॉलिड स्टेट का पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है फ्रेंड्स, वो है दे हैव डेफिनिट मास, वॉल्यूम एंड शेप। यानी जो सॉलिड स्टेट्स होता है उसके पास डेफिनिट मास होता है, एक फिक्स मास होता है, फिक्स वॉल्यूम होता है और उसका फिक्स शेप होता है। कम ऑन द नेक्स्ट प्रॉपर्टीज फ्रेंड्स। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है वो है इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस आर शॉर्ट। यानी जो सॉलिड स्टेट के जो मैटर होते हैं उनके जो इंटर पार्टिकल्स होते हैं उनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स है वो बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण इंटर पार्टिकल जो स्पेस होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है वो बहुत कम होता है। नाउ द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स आर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आर स्ट्रॉन्ग। जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है मैटर के पार्टिकल्स के बीच जो लगता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है सॉलिड के केस में। तो आई होप कि ये 3 जो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको अच्छे से क्लियर हो पा रही होगी। नाउ द फोर्थ वन, जो चौथी प्रॉपर्टीज है, जो चौथी विशेषता है वो है द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, एटम, मॉलिक्यूल और आयंस हैव फिक्स्ड पोजीशन एंड कैन ओनली ऑसिलेट अबाउट देयर मेन पोजीशन। यानी जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, एटम्स कहिए, मॉलिक्यूल्स कहिए या फिर आयन कहिए, जो सॉलिड स्टेट का है मैटर, उसका जो होता है फिक्स पोजीशन होता है और जो उसके इंटर पार्टिकल्स होते हैं वो सिर्फ
ऑसिलेट अपने मेन पोजीशन पर ही ऑसिलेट कर पाते हैं। नाउ द फिफ्थ एंड लास्ट वन, दे आर इनकॉम्प्रेसिबल एंड रिजिड। जो सॉलिड स्टेट के मैटर होते हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज होती है फ्रेंड वो इनकॉम्प्रेसिबल होती है, यानी हम उनको आसानी से कॉम्प्रेस नहीं कर सकते हैं और वो रिजिड होते हैं, कठोर होते हैं। नाउ द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिज इज एम्फोरस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब हम सॉलिड को दो भागों में यहां से विभक्त कर देंगे। तो हमारा जो पहला है एम्फोरस सॉलिड और दूसरा क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो आइए, आपके स्क्रीन पे दो डायग्राम भी दिख रहा होगा। 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, पहला जो है वो क्वार्ट्ज का है और दूसरा जो है क्वार्ट्ज ग्लास का है। तो अब हम आइए समझते हैं विस्तार से एम्फोरस सॉलिड क्या है और क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है। तो सॉलिड कैन बी क्लासिफाइड एज क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ऑर्डर प्रेजेंट इन अरेंजमेंट ऑफ देयर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। सॉलिड को हम दो मुख्यतः भागों में विभक्त करते हैं, किस आधार पर? तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ऑर्डर प्रेजेंट इन अरेंजमेंट ऑफ देयर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। डायग्राम देखें तो आपको इजिली क्लियर होगा कि ये जो एक अरेंज पैटर्न में है और ये जो है अनअरेंज पैटर्न है। तो यानी हम जो सॉलिड के पार्टिकल्स का जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है उनके अरेंजमेंट, जो ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट है उसके आधार पे एम्फोरस और क्रिस्टलाइन में विभक्त कर रहे हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड यूजुअली कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल क्रिस्टल, ईच ऑफ देम हैविंग अ डिफिनिट कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्रिकल शेप। तो देखिए बच्चों, जो डेफिनेशन है क्रिस्टलाइन सॉलिड की वो बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं, बहुत ही आसान है। अगर आप एक बार समझने की कोशिश करें और समझ लेंगे तो आप याद आसानी से कर लेंगे और आसानी से जब याद हो जाएगा तो आपको लिखने में बहुत ही सुविधा होगी। तो जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है क्रिस्टलाइन सॉलिड का, इस लाइन में आप डेफिनेशन मिल रहा है आपको। तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड का डेफिनेशन है वो ये है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड यूजुअली कंसिस्ट ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल क्रिस्टल। जो सॉलिड्स है उसमें स्मॉल क्रिस्टल है लार्ज नंबर में, ईच ऑफ देम हैविंग अ डेफिनिट कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्रिकल शेप। तो जो उनका शेप होता है वो डेफिनिट होता है। जैसे ये रहा क्वार्ट्ज, इनका शेप आप देखिए कितना डेफिनिट है। In a crystal, the arrangement of constituent particles, atom, molecules or ion is ordered. तो crystalline solid में जो arrangement of constituent particles such as atoms, molecules और ions जो होते हैं वो order होते हैं। It has long range order, which means there is a regular pattern of arrangement of particles which repeat itself periodically over the entire crystal. यानी crystalline solid में क्या हुआ फ्रेंड्स कि जो उनके ज्योमेट्रिकल ऑर्डर होता है, जो रेंज होता है, जो शेप होता है वो एक रेगुलर पैटर्न को फॉलो करता है। और अब हम आगे चलते हैं। तो आगे जब हम चलते हैं फ्रेंड्स तो जो हमारा नेक्स्ट लाइन है उसमें हम देखते हैं कि सोडियम क्लोराइड एंड क्वार्ट्ज आर टिपिकल एग्जांपल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। एग्जांपल फ्रेंड्स, एग्जाम में मैक्सिमम हम किसी क्वेश्चन का आंसर करते हैं और हमें फुल मार्क्स ऑब्टेन नहीं हो पाते। तो यहाँ फ्रेंड्स मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि आप अच्छे मार्क्स कैसे स्कोर कर सकते हैं। तो किसी ने सपोज कीजिए कि आपसे एग्जाम में क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में पूछा, तो आप उसकी डेफिनेशन के साथ अगर एग्जाम्पल दे दे सच एज सोडियम क्लोराइड एंड क्वार्ट्ज और ये डायग्राम भी बना दे कि ऐसा एक जियोमेट्रिकल पैटर्न होता है, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। आप फुल मार्क्स इसलिए स्कोर कर सकते हैं। तो होप कि ये टिप्स आप फॉलो करेंगे और इससे आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे, या आगे तक की स्टडी में आपके लिए बेनिफिशियल होगा। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट लाइन। स्टूडेंट, आई होप कि यहाँ तक आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे और आपके लिए क्लियर हो रहा होगा। तो ये था हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड। नाउ कम ऑन द definition of amorphous solid. So now coming on the definition of amorphous solid, an amorphous solid, Greek amorphous, no form. amorphous का अर्थ जो होता है एक ग्रीक शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है नो फॉर्म, यानी जिसका कोई रेगुलर ज्योमेट्रिक पैटर्न फॉर्म ना हो। कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल इन इरेगुलर शेप। तो जो amorphous सॉलिड होता है उसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उनके इरेगुलर शेप होते हैं। एग्जाम्पल ये डायग्राम में आप देखिए, ये इरेगुलर पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो एमॉर्फस सॉलिड डेफिनेशन आपको अच्छे से समझ में आएगी। ग्रीक वर्ड एमॉर्फस से बना है जिसका अर्थ होता है नो फॉर्म, यानी ये ऐसे सॉलिड होते हैं जिनका जो ज्योमेट्रिकल शेप होता है वो इरेगुलर होता है। द अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, एटम, मॉलिक्यूल्स और आयन सच अ सॉलिड हैज ओनली शॉर्ट रेंज ऑर्डर। जो उनका ज्योमेट्रिकल पार्टिकल्स, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का जो ज्योमेट्रिकल ऑर्डर होता है वो शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। इन
Such an arrangement, a regular and periodically repeating pattern is observed over short distance only. तो ये देखिए सिर्फ यहाँ रेगुलर पैटर्न बन रहा है, फिर इरेगुलर कोई छोटा कोई बड़ा हो जा रहा है, यानी कोई फॉर्म फिक्स फॉर्म नहीं है फ्रेंड्स. In such an arrangement, a regular and periodically repeating pattern is observed over a short distance only. Such portion are scattered in the between arrangement is disorder. Arrangement जो होता है constituent particle का वो disorder होता है. The structure of quartz crystalline and quartz glass amorphous are shown in the figure 1.1. Please see here, you can find the figure 1.1 A and B. This is a crystalline solid, this is amorphous solid. While on the two structure almost identical, yet in the case of amorphous quartz glass there is no long range order. ये जो है B जो डायग्राम है ये है आपका क्वार्ट्ज ग्लास का. You can find friends here there is no regular pattern, geographical pattern, but here you can see the regular pattern for a long range order and here for a short range order. The structure of amorphous solid is similar to the liquid, gas, rubber and plastic, a typical example of amorphous solid. तो फ्रेंड्स आप यहाँ से नोट डाउन करेंगे glass, rubber and plastic example of amorphous solid. Due to the difference in the arrangement of the constituent particles, the two type of solid different in their properties. इन arrangements के कारण ये solid, amorphous और crystalline एक दूसरे से अलग अलग होते हैं. होप बच्चों आपको एमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टल सॉलिड के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा. अब जब हम समझेंगे तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट और एमॉर्फस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट के बारे में अगर आप समझना चाहें तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो शार्प होता है, थोड़ा ज्यादा होता है. किसके अपेक्षा? एमॉर्फस सॉलिड के अपेक्षा. आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? तो आपके सामने मेरा ये क्वेश्चन है कि एमॉर्फस सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड की अपेक्षा हल्का कम क्यों होता है? क्यों शॉर्ट रेंज टेम्परेचर पे ही जो है हमारा एमॉर्फस सॉलिड वो आपका मोल्ड्यूल हो जाता है, मेल्ट हो जाता है और वेरियस शेप में. तो आप इसका क्वेश्चन का आंसर जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और मैं आपको बताऊंगी कि आंसर सही है और होप कि आपने इतने अच्छे से समझा है आप सही ही आंसर देंगे. नाउ come on the next line please. On heating they become crystalline at same temperature. Some glass objects from ancient civilization are found to become milky in appearance because of some crystallization. तो ये जो एमॉर्फस सॉलिड है कुछ देर अगर हम इन्हें हीट करें तो क्रिस्टलाइन बना देते हैं. तो एग्जांपल के तौर पे आप जो एंशिएंट सिविलाइजेशन पुरानी सभ्यताओं में कुछ जो देखेंगे ग्लासेस वगैरह जो होती हैं वो मिल्की इन कलर हो जाती है. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो एक शॉर्ट रेंज टेम्परेचर मिलने के बाद क्रिस्टलाइजेशन बना देती हैं. लाइक लिक्विड एमॉर्फस सॉलिड हैव टेंडेंसी टू फ्लो. लिक्विड की तरह जो एमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं लिक्विड की तरह उनके पास टेंडेंसी होती है किसकी? फ्लो करने की, थ्रू वेरी slowly. Therefore, sometimes these are called pseudo solid और super cooled liquids. तो एमॉर्फस सॉलिड की जो टेंडेंसी फ्लो ऑफ टेंडेंसी होती है इसी के कारण इन्हें सूडो सॉलिड या फिर सुपर कूल्ड लिक्विड्स के नाम से भी जाना जाता है. तो फ्रेंड्स अगर एग्जाम में पूछ दे कि व्हाट डू यू मीन बाय सूडो सॉलिड और सुपर कूल्ड लिक्विड्स तो आप समझ जाइएगा कि एमॉर्फस सॉलिड के ही बारे में मुझे बताना है और उसी की डेफिनेशन लिखनी है. आप कंफ्यूज्ड मत हो जाना. ग्लास आर इनवेरिएबली फाउंड टू बी स्लाइटली थीकर एट बॉटम देन द टॉप. तो फ्लो करने के कारण क्या होता है फ्रेंड्स कि जो एंशिएंट सिविलाइजेशन की जो खिड़कियां वगैरह होती हैं पाएंगे आप ग्लास वगैरह जो होते हैं तो वो शॉर्ट रेंज टेम्परेचर मिलने के बाद थोड़ा ऊपर पतले होते हैं और नीचे की तरफ मोटे होते हैं. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो फ्लो कर गए, उनकी जो टेंडेंसी टू फ्लो है तो वो ऊपर से थोड़ा थोड़ा फ्लो करते नीचे जाके ज्यादा हो गए, इसलिए नीचे वो थोड़े से जो उनकी लेयर होती है वो मोटी होती है और ऊपर में पतली लेयर पाई जाती है. तो यही ये लाइन का अर्थ है कि ग्लास पैन फिक्स टू द विंडो और डोर ऑफ ओल्ड बिल्डिंग्स आर इनवेरिएबली फाउंड टू बी स्लाइटली थिकर एट द बॉटम देन द टॉप. This is because the glass flow down very slowly and makes the bottom portion slightly thicker. तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि ऐसा क्यों होता है. क्रिस्टलाइन सॉलिड आर एनिस्ट्रोपिक इन नेचर. जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनका जो नेचर होता है एनिस्ट्रोपिक होता है. दैट इज सम ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शो डिफरेंट वैल्यू व्हेन मेजर्ड अलोंग डिफरेंट डायरेक्शन इन द सेम क्रिस्टल. ऐसा इसलिए होता है कि उनका जो रेगुलर ज्योमेट्रिकल पैटर्न होता है इस कारण
जब हम उनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी सच एज उनका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मेजर करें डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन से, तो वो डिफरेंट आता है। दे अराइज फ्रॉम डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन डिफरेंट डायरेक्शन। यहाँ पे आपका रीजन भी क्लियर कर दिया है कि अगर हम डिफरेंट डायरेक्शन से मेजर करें इन प्रॉपर्टीज को तो वो डिफरेंट क्यों आते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपकी नेक्स्ट लाइन में छिपा है, जो क्लियर आउट हो रहा होगा आपको, वो ये है कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो पार्टिकल्स के अरेंजमेंट होते हैं वो डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। दिस इज इलस्ट्रेट इन फिगर 1.2। फिगर 1.2 आप देखिए, आपको ये क्लियर हो रहा होगा कि ए और बी और सी और डी जो हमने रेखा खींची है, यानी अगर आप इस डायरेक्शन में देखें तो अरेंजमेंट कुछ इस प्रकार का है, और अगर आप स्लाइटली टेढ़ी रेखा खींच के डायगोनल टाइप की रेखा खींच के अगर आप देखें तो इस प्रकार का अरेंजमेंट मिल रहा है। यानी डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट अरेंजमेंट होने के कारण जो उनकी प्रॉपर्टीज है वो डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट मेजर होती है। नाउ होप कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, और यदि ना क्लियर हुआ होगा तो प्लीज यू कैन पुट अप योर क्वेश्चन इन कमेंट बॉक्स। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट। The next line is, friends, since the arrangement of particles is different along different direction, the value of same physical property is found to be different along each direction। यानी पार्टिकल्स के ज्योमेट्रिकल जो पैटर्न है वो डिफरेंट डायरेक्शन में, यानी अलग अलग दिशाओं में अलग अलग होने के कारण ये जो फिजिकल भौतिक उनका गुण है वो हम अलग अलग मेजर कर पाते हैं। Amorphous solid on the other hand are isotropic in nature। तो ये जो सेकेंड डिफरेंस आप एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड में पा रहे हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड आपका एनिस्ट्रोपिक इन नेचर होता है और एमॉर्फस सॉलिड आपका आइसोट्रोपिक इन नेचर होता है। यानी आइसोट्रोपिक अगर आप समझना चाहें, इट इज बिकॉज देयर इज नो लॉन्ग रेंज ऑर्डर इन देम एंड अरेंजमेंट इन इरेगुलर along all the direction, therefore value of any physical property would be same along any direction। यानी उनकी जो अरेंजमेंट होते हैं, ज्योमेट्रिकल जो पैटर्न होता है वो शॉर्ट रेंज ऑर्डर के लिए होता है, कंटिन्यूअसली रेगुलर नहीं होता है, एक रेगुलर पैटर्न को फॉर्म नहीं करता। इसलिए अगर हम एमॉर्फस सॉलिड में अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज को मेजर करें तो वो डिफरेंट डायरेक्शन से भी हम मेजर करें तो हमें सेम प्रॉपर्टीज मिलेगी। अब आप ये जो टेबल देख रहे होंगे आपके स्क्रीन पे, इस टेबल को आप बहुत अच्छे से समराइज करें, समझने का प्रयास करें। आपने अभी तक जितनी सारी प्रॉपर्टीज एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में पढ़ा, यहाँ आपको बहुत अच्छे से दिया हुआ है। एक बार मैं आपको समरी के रूप में क्लियर आउट करना चाहूंगी। तो आप प्रॉपर्टी पहले पढ़ें, फिर क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड में देखते चले कि क्या क्या अंतर है। तो हम जब सबसे पहले शेप को अगर गौर करें फ्रेंड्स, तो डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ज्योमेट्रिकल शेप होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड में, और वहीं अदर हैंड अगर हम एमॉर्फस सॉलिड को देखें तो उसमें इरेगुलर शेप होता है। और अगर हम मेल्टिंग पॉइंट कंपेयर करें दोनों का, तो मेल्ट एट अ शार्प एंड, तो देखिए फ्रेंड्स, तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है वो मेल्ट एट अ शार्प टेम्परेचर पे मेल्ट होते हैं, और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स टेम्परेचर यानी कि एक समझने का प्रयास करें तो एक फिक्स टेम्परेचर पे। और जो एमॉर्फस सॉलिड है ग्रेजुअली सॉफ्टन ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर, ये थोड़ी सी टेम्परेचर के बाद ही सॉफ्ट हो जाता है। क्लीवेज प्रॉपर्टी अगर आप देखें तो व्हेन कट विथ अ शार्प एज टूल दे स्प्लिट इनटू 2 पीसेज एंड न्यूली जनरेटेड सरफेस आर प्लेन एंड स्मूथ। अगर आप एक एग्जांपल लें फ्रेंड्स, जनरल एग्जांपल मैं आपको समझाने के लिए यूज करना चाहूँ, रबर इरेजर, जो पेंसिल इरेज करने के लिए इरेजर हम यूज करते हैं, उसे हम अगर किसी शार्प टूल, किसी चाकू या ब्लेड की सहायता से 2 हिस्सों में काटें तो आप देखेंगे कि वो 2 बराबर हिस्सों में कट जाता है। जिस प्रकार आप काटेंगे उस प्रकार का वो ज्योमेट्रिकल शेप में कटेगा, तो वो प्लेन और स्मूथ होता है। तो समथिंग लाइक दिस आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड को अगर आप कट करने का प्रयास करें तो वो आपको मिलेगा। और एमॉर्फस सॉलिड का अगर वहीं दूसरी तरफ आप कंपेयर करें फ्रेंड्स, तो व्हेन कट विद अ शार्प एज टूल, अगर उसे शार्प एज टूल से कट करते हैं तो दे कट इनटू 2 पीसेस विथ इरेगुलर सरफेस, तो जो दो सरफेस बनेगा वो इरेगुलर होगा, यानी रेगुलर नहीं होगा। हीट ऑफ फ्यूजन, तो हीट ऑफ फ्यूजन में आप क्रिस्टलाइन सॉलिड में देखें फ्रेंड्स, दे हैव अ डेफिनेट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स हीट ऑफ फ्यूजन एंड द अदर हैंड दे डू नॉट हैव डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन। एमॉर्फस सॉलिड के पास जो डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन होता है वो दे डू नॉट, उनके पास नहीं होता। एनिस्ट्रोपिक इन नेचर, यानी कि अगर डिफरेंट डायरेक्शन से फिजिकल प्रॉपर्टीज को मेजर करे तो वो हमें डिफरेंट मिलेगी। और अदर हैंड एमॉर्फस सॉलिड में डिफरेंट डायरेक्शन से भी फिजिकल प्रॉपर्टीज को मेजर करें तो वो हमें सेम मिलेगी। इसी कारण क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है आपका एनिस्ट्रोपिक इन नेचर में होता है और एमॉर्फस सॉलिड आइसोट्रोपिक इन नेचर होता है।
अब जो लास्ट टॉपिक अगर आप समझना चाहें तो नेचर ऑफ ऑर्डर इन अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, तो जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है उनका अरेंजमेंट जो होता है वो कैसा होता है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, वो लॉन्ग रेंज रेगुलर पैटर्न को फॉलो करते हैं, और अमॉर्फस सॉलिड में वो सूडो सॉलिड या सुपर कूल्ड लिक्विड होते हैं, और उनका जो वो ओनली शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है फ्रेंड्स, यानी जो उनका ज्योमेट्रिकल पैटर्न होता है वो शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। ये एक नेचर में छूट गया है, इसे आप समझ लें। जो नेचर होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड का ये ट्रू सॉलिड होते हैं, वहीं अदर हैंड एमॉर्फस सॉलिड जो होता है आपका सूडो सॉलिड या फिर सुपर कूल्ड लिक्विड होता है फ्रेंड। तो होप कि ये आप टेबल बहुत अच्छे से समझ लेंगे। तो ये जितना समरी है चैप्टर का, जो सॉलिड को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एमॉर्फस सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड, तो इस टेबल के माध्यम से आपका एक रिवीजन हो जाएगा। और ये टेबल अगर आपको अच्छे से याद हो गया तो आप 3 मार्क्स इजिली गेन कर सकते हैं, यानी आपके 3 नंबर अगर एमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में पूछा जाए तो आप काफी अच्छे से ये टेबल के माध्यम से आंसर एक्सप्लेन में दे करके 3 मार्क्स आप अपने हासिल कर सकते हैं फ्रेंड्स। नाउ फ्रेंड्स, आज हम आपकी इस वीडियो में एमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड को काफी अच्छे से क्लियर करेंगे। तो जो लास्ट एमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड में हम समझना चाहें तो ये जो ऊपर वाली लाइन है उसमें आप देखें, एमॉर्फस सॉलिड आर यूजफुल मटेरियल्स, ग्लास, रबर एंड प्लास्टिक फाइंड मेनी एप्लीकेशन इन आवर डेली लाइफ। यानी जो एमॉर्फस सॉलिड होते हैं वो उससे हमारे यूजफुल मटेरियल्स बनते हैं जो हमारी डेली यानी हमेशा के जीवन एमॉर्फस सॉलिड है, यानी एग्जांपल ग्लास, रबर, ये आपके दैनिक जीवन में हमेशा प्रयोग होते हैं। एमॉर्फस सिलिकॉन इज वन ऑफ द बेस्ट फोटोवोल्टिक मटेरियल अवेलेबल फॉर कन्वर्जन ऑफ सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी। तो यहां से आपका 1 नंबर का बहुत अच्छा प्रश्न पूछा जा सकता है कि एमॉर्फस सॉलिड, वैसे एमॉर्फस सॉलिड का नाम बताएं जो आपका फोटोवोल्टिक मटेरियल होता है जिसका यूज होता है कन्वर्जन ऑफ सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी। तो सिलिकॉन, तो ये जो सिलिकॉन जो होता है जिसका इस्तेमाल होता है कन्वर्जन ऑफ सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी, तो ये जो होता है आपका एग्जाम्पल होता है एमॉर्फस सॉलिड का। तो अब आपको अपने टेक्स्ट बुक में इंटेक्स क्वेश्चन मिल रहे होंगे। जो पहला है आपका व्हाट आर सॉलिड, व्हाई आर सॉलिड रिजिड। तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि इंटरमॉलिक्यूलर जो उनके फोर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं और इंटर पार्टिकल स्पेस बहुत कम होता है जिसके कारण सॉलिड रिजिड होते हैं। व्हाई डू सॉलिड हैव अ डिफिनिट वॉल्यूम, तो इसका रीजन भी मैंने आपको क्लियर किया है। और थर्ड जो क्वेश्चन है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो ये जो कुछ एग्जाम्पल दिए हैं इसको आपको एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन में डिवाइड करना है। और जो फोर्थ है, व्हाई इज द ग्लास कंसीडर अ सुपर कूल्ड लिक्विड, तो ये भी आपको क्लियर हो जाएगा क्योंकि वो एमॉर्फस सॉलिड होता है और एमॉर्फस सॉलिड की जो टेंडेंसी होती है वो फ्लो की होती है, इसके कारण उन्हें सुपर कूल्ड लिक्विड के नाम से भी जाना जाता है। और 1.5 जो क्वेश्चन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए सॉलिड इज ऑब्जर्व टू हैव सेम वैल्यू अलोंग ऑल डायरेक्शन, कमेंट ऑन द नेचर ऑफ दिस सॉलिड। यानी कि ये जो सॉलिड है वो आपका एमॉर्फस सॉलिड है स्टूडेंट्स। व्हाई इट्स सो क्लीवेज प्रॉपर्टी, क्योंकि इसका जो ज्योमेट्रिकल पैटर्न अगर हम देखें फ्रेंड्स तो वो शॉर्ट रेंज ऑर्डर का होता है, इसी कारण वो डिफरेंट डायरेक्शन से भी ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हम मेजर करते हैं तो वो सेम वैल्यू मिलती है। तो ये एक एमॉर्फस सॉलिड का एग्जाम्पल होता है और एमॉर्फस सॉलिड में की ये प्रॉपर्टी होती है। तो इस कारण बच्चों आप ये अच्छे से इसका आंसर कर पाएंगे और आप जरूर इसका क्वेश्चन आंसर सॉल्व करें और इस जहां तक मैंने समझाया इसे समझने का प्रयास करें। और होप कि कोई अगर आपको डाउट होती है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। और अभी तक आपने हमें धैर्य से सुना और हमारे क्लास को समझा तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर व्यक्त करें। धन्यवाद।